Conference will now be recorded.
जी दोस्तों, वेलकम बैक। मैं थोड़ा सा जो है वो ऑप्शंस वगैरह चेंज करके आया हूँ। प्लीज बता दीजिएगा आप आवाज आनी शुरू हुई। बस दुआ करें किसी तरह मंडे से हमें गो टू मीटिंग के बजाय जूम वापस मिल जाए। जूम पे इस तरह के मसले नहीं होते। हाँ जी, आवाज, साउंड। अवाम ने कहा यस बट स्क्रीन ठीक नहीं। बस यार, एक चीज सही होती है दूसरी चीज खराब हो जाती है। आइए स्क्रीन को भी दोबारा ऑन कर लेते हैं। हाँ जी, स्क्रीन। ठीक है, अब एक दफा मैं सारी बातें जो मैंने पिछले 10 मिनट में विदाउट वॉइस की थी वो एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो द पॉइंट इज, एक दफा पहले आपको वो स्क्रीन भी दिखाते हैं जिसके ऊपर आज का टॉपिक्स मेंशन्ड है। आज कोई नई बात करने वाली नहीं है। क्यों भला? आज जो अगले 3 पेजेस हमने बात करनी थी दैट इज समरी एंड यूज ऑफ 5 फोर्सेस। लेकिन चूंकि मैं पेज वाइज चल रहा था, मैं कहा था किसी दिन हम जो है वो आई कैप के ऑफिशियल बुक्स में जो के मुताबिक जो है वो 3 पेजेस से ज्यादा ना पढ़ें। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारा इन 3 पेजेस में कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ आई कैप की एग्जांपल्स हैं। तो ऐसा करते हैं जो है वो आज की क्लास में वो डिस्कस कर लेते हैं, और अगर टाइम बच गया तो जो है वो कल का होमवर्क में से कोई बात डिस्कस कर लेंगे। लेकिन चूंकि पहले आप लोग बता रहे हैं कि वॉइस का मसला था, दोबारा बता दें, कल पेज नंबर 79 टू 81 में कोई चीज डिस्कस करने वाली तो नहीं है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, सप्लायर और राइवलरी, कोई चीज, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन तंग कर रहा था तो बताते हैं, भी डिस्कस कर लेते हैं। नहीं तो फिर जो है वो हम मजीद प्रैक्टिस कर लेते हैं। अवाम ने कहा ऑल क्लियर। ओके, सुन के अच्छा लगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस नेक्स्ट पेज पे जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं यूजिंग द 5 फोर्सेस की। तो एग्जांपल्स, पहले एग्जांपल है, मैंने इस तरह से आपकी स्क्रीन पे रखा हुआ है कि हमें आंसर ना नजर आए। सवाल सिर्फ 2 लाइनों का है। वो कह रहा है जरा 5 फोर्सेस मॉडल लगा के देखें इन द मार्केट फॉर लीगल सर्विसेज। आगे ब्रैकेट में उसने लिखा द फर्म्स ऑफ सोलिसिटर। सोलिसिटर्स होता है लॉयर के लिए फैंसी वर्ड। तो वो लॉयर्स की बात कर रहे हैं ना लोकल एरिया वेयर कंपटीशन इज बिटवीन स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म। सवाल ने हमें सिर्फ इतना बताया कि जो है वो फर्म जो है वो जरा छोटी छोटी हैं या जरा मीडियम साइज की हैं। कोई बहुत ह्यूज किस्म की फर्म जिस तरह आप जो है वो सीजन्स में देखते हैं कि जो है वो एक लॉयर फर्म है जिसके अंदर जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है वो क्लाइंट्स हैं, तो वो वाली फर्म नहीं, बस मीडियम साइज फर्म जिसमें बस दो चार लोग ही हैं। तो द पॉइंट इज, इससे पहले कि हम सॉल्यूशन देखें जरा खुद ही इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इस पे 5 फोर्सेस लगा के देखते हैं। लीगल सर्विसेज की बात हो रही है। कंपटीशन बिटवीन राइवल्स थोड़ा सा होगा कि ज्यादा सारा होगा? और आप थोड़े की साइड लें या ज्यादा की साइड लें, फिर 3 या 4 पॉइंट्स में उसे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा ड्यू टू फलाना 4 रीजंस या फलाना 3 रीजंस। कंपैरेटिव राइवलरी कम होगी या ज्यादा होगी? कल हमने फैक्टर्स पढ़ लिए थे। हाँ भाई, फिर सोच के बताएं। लॉयर्स के दरमियान कंपटीशन कम या ज्यादा, और क्यों कम और क्यों ज्यादा? बताइए जरा, सोचें सोचें। शायद आप लोगों को कुछ फीलिंग आया कि जो है वो हम टाइम जो है वो शायद जरा जरूरत से ज्यादा जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यकीन माने वेस्ट नहीं है। इसी तरह तो जो है वो आप लोगों को सोचने की आदत पड़ेगी। सोचे सोचे, दिमाग लगाएं। कंपटीशन बिटवीन लॉयर्स, अवाम ने कहा लो कंपटीशन ड्यू टू डिग्रीज एंड सेम लॉ स्टडीज। हाँ, उन्होंने देखें, ये बहुत आउट क्लास कमेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट जो हमारे पास सिनेरियो था इससे रिलेट किया है। मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ भाई ने क्या कहा। उन्होंने कहा लो कंपटीशन ड्यू टू सेम डिग्री एंड सेम लॉ स्टडी। वो ये भी कह सकते थे लो
कंपटीशन ड्यू टू सेम प्रोडक्ट्स या सेम सर्विसेज, लेकिन नहीं, वो उससे एक स्टेप आगे गए। उन्होंने कहा यार सारे लॉयर्स हैं, सबके पास एलएलबी होगी, किसी के पास जो है वो कोई ऐसा थोड़ी है लॉयर में कि जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो एक एसीसी है तो जो है वो इसने ज्यादा पढ़ा होगा इसने कम पढ़ा होगा, सारों के पास जो है वो एलएलबी होगी। उसके बाद सेम लॉ स्टडीज, ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान में कोई स्टडी कर रहा है तो वो जो है वो नेपाल का या जो है वो भूटान का लॉ जो है वो एक्सपर्ट हो गया है। पाकिस्तान में अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो सबने जो है वो पाकिस्तान के लॉ के ऊपर स्टडी की होगी। फिर एक कमेंट आया, लो कंपटीशन बिकॉज नथिंग यूनिक कैन बी एक्सपेक्टेड। एक मिनट, अगर नथिंग यूनिक कैन बी एक्सपेक्टेड हो फिर तो हाई कंपटीशन नहीं होता। याद करें कल क्या पढ़ा था, अगर डिफरेंशिएशन ना हो फिर तो हर फर्म आपस में लड़ती है क्योंकि सबके पास जो है वो सेम चीजें होती हैं। जबकि अगर एक फर्म के पास अगर जो है वो ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट हो तो वो उसका जो है वो ऑलरेडी उसके पास जो है वो ज्यादा क्लाइंट्स आ जाते होते हैं। दो पॉइंट्स आ गए, कोई तीसरा पॉइंट्स कंपटीशन के हवाले से। चले फिलहाल पे दो से गुजारा कर लेते हैं। अब अगली फोर्स की हम बात करते हैं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। क्या लॉयर्स की फर्म में कोई भी उठ के नई स्मॉल साइज फर्म खोल सकता है, या मुश्किल काम है? क्या उसे बहुत सारी गवर्नमेंट रेगुलेशन होगी, क्या बहुत करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो कैपिटल चाहिए होगा? अवाम ने कहा हाई थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, बिल्कुल सही। अब इसे तीन चार लाइनों में जस्टिफाई करें। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बस आपने जो है वो एक कमरे वाला रूम किराए पे लेना है और जो है वो उसमें एक बंदे को बिठाना है एज अ क्या कहते हैं क्लर्क, जो कि आपका जो है वो केसेस का ख्याल रखे कि मंडे को फलाना केस है, ट्यूसडे को फलाना केस है। आपने तो उस ऑफिस में आना नहीं, आपने जो है वो सीधा कोर्ट पहुंचना है सुबह सुबह और शाम को घर। बस एक चक्कर लगा लीजिएगा उस ऑफिस का कि जो पीछे आपका असिस्टेंट है वो काम कर भी रहा है कि नहीं। अवाम ने कहा हाई थ्रेट बिकॉज एनीवन कैन स्टडी लॉ इन एस्टेब्लिश फर्म, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी जो है वो एलएलबी करके जो है फर्म खोल ले। क्या कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस वगैरह हैं हैवी किस्म की कि आपको जो है वो फर्म खोलने से पहले जो है वो, अवाम ने कहा यस, रिक्वायर लाइसेंस। ओके, लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा, लेकिन क्या वो लाइसेंस एज कंपेयर टू एयरलाइन कंपनीज या ड्रग रेगुलेटरीज कंपनीज लेना थोड़ा सा आसान नहीं होगा? आप कह सकते हैं कि लाइसेंस, देयर इज अ लाइसेंस रिक्वायरमेंट बट इट्स नॉट वेरी टफ। यस, इजियर। तो आप लोगों ने जस्टिफाई करना है किसी तरह। अवाम ने कहा बार रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड एंड नॉट हार्ड टू ऑब्टेन। चले ऐसी मौके पे मैं आपको अपनी एक फर्म की कहानी सुनाता हूँ। मैंने अपने मैनेजर साहब की लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन में जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई थी। सारा प्रोसेस मैंने किया था, सिर्फ एक दफा मैनेजर साहब उनके हेड ऑफिस अंगूठा लगाने गए थे, इफ ईच एंड एवरीथिंग एल्स मैंने की थी। तो द पॉइंट इज बंदे को इवन टैक्स बार के ऑफिस जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो अपने असिस्टेंट से जो है वो काम सारा करवा लेता है। खैर अब तो बहुत सारी पुरानी बात है, अब तो मेरे जो है वो बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो द पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है। ओके जी, दो फोर्सेस पे हमने बात की, और सोचें बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर से क्या मुराद है? वो नेक लोग जिन्होंने कोई केस लड़ना है, उनकी बार्गेनिंग पावर के बारे में आप लोगों के क्या ख्याल आते हैं? अवाम ने कहा हाई बार्गेनिंग पावर, ठीक है, जस्टिफाई करें इसे। चलें एक काम करते हैं, मैं आपको एक दफा ये सारे पॉइंट जो है वो दोबारा दिखा देता हूं। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स, क्या हर कोई उठा के जो है वो केस लड़ना शुरू कर देता है या थोड़े लोग केस लड़ते हैं? थोड़े ही लोगों को केस जो है वो लड़ने की जरूरत पड़ती है, बाकी लोग तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह करे कभी कोर्ट जाना की जो है वो नौबत ना आए। तो जब कस्टमर थोड़े हैं तो बार्गेनिंग पावर जो है वो ठीक ठाक हाई होगी। बंदे थोड़े, लॉयर ज्यादा हैं। तो हमने कहा सर डिफरेंट लॉयर्स आर अवेलेबल इन कोर्ट्स डिपेंडिंग ऑन देयर फी, मेनी लॉयर्स आर हाईली कॉस्टेड, बिल्कुल ऐसे ही है।
नहीं, लेकिन इस टाइम तो आप फिर बट द पॉइंट इज, ये आप किस हवाले से जस्टिफाई करना चाह रहे हैं? तो आपने जेन्युइन बात की है, कुछ जो है वो लॉयर्स बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ये आप इसे रिलेट किससे कर रहे हैं? कंपैरेटिव राइवलरी से कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स से? अब हमने कहा कंपटीशन मॉडरेट है बिकॉज मे बी अदर लॉयर अवेलेबल बट नॉट बी ऑफ सेम कॉम्पिटेंसी स्लैश कॉस्ट फ्रेंडली। ठीक है, एक छोटा सा मशवरा, इस तरह के सवालात करते हुए मॉडरेट जरा ना एक सियासी सा बयान होता है। एग्जामिनर साहब कहते हैं यार, मतलब इसने सियासी बात कर दी ना, ये हाई की तरफ जा रहा है ना ये लो की तरफ जा रहा है, तो कोशिश करें कि मॉडरेट वाले पॉइंट्स एंड के लिए छोड़ें, अगर लिखने के लिए और कुछ भी नहीं मिल रहा तो। ये तो आपने 5 मिनट पहले भी कहा था हाई। अच्छा, आप अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं कि आप हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर से जो है वो बात कर रहे हैं कि चूंकि जो है वो बहुत सारे लॉयर्स जो है वो बहुत ज्यादा आवाम की ईद से बाहर हो गए होंगे, इसलिए बस थोड़े से लॉयर्स को जो है वो आवाम अफोर्ड कर सकेगी, इसलिए जो है वो बाइंग जो है वो। अच्छा, अवाम ने मेरे ऊपर डाल दिया, अवाम ने कहा ये मॉडरेट से आप एक्सप्लेन करें ना। चलो, अभी मजबूरी है तो मैं कर देता हूँ। बट द पॉइंट इज, वो तो मैं तब करूंगा ना जब मुझे और कुछ बोलने के लिए मिल ना रहा हो। अभी फिलहाल अगली जो है वो एलिमेंट्स को फोकस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ परचेजेस मेड बाय अ सिंगल बायर, लार्ज वॉल्यूम या स्मॉल वॉल्यूम। तो एक बंदा आके एक ही केस लड़ता है, तो लार्ज वॉल्यूम से भी हमें जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली। नंबर 3, डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज अगेंस्ट कंपेटिटर सिमिलर क्वालिटी। यहाँ हम आर्ग्यू कर सकते हैं हाई बार्गेनिंग पावर के लिए, कि हम कहेंगे ठीक है कुछ लॉयर्स की जो है वो कॉम्पिटेंसी ज्यादा होती है लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा होती है, लेकिन एट द एंड करना क्या है? जाके केस लड़ना है। वो इंतहाई फ्रेश लॉयर भी लड़ लेगा और इंतहाई एक्सपीरियंस लॉयर भी लड़ लेगा। ये बात की बात है कि केस जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन केस एटलीस्ट लड़ तो लेगा ना। और क्या पॉइंट्स है? स्विचिंग कॉस्ट फॉर कस्टमर्स टुवर्ड्स अ कंपेटिटर। अगर स्विचिंग कॉस्ट लो होगी तो बार्गेनिंग पावर जो है वो क्या चाहिए था? रख दे, थैंक यू, रख दे, रख दे। स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर वेरी हाई है। कैसे भला? आपका केस चल रहा है तो आप केस के बीच में अपना लॉयर बदल सकते हैं? मेरे ख्याल में बदल सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। आपको पुराने वाले के पैसे भी पूरे करने पड़ेंगे, दूसरे वाले के पैसे भी पूरे करने पड़ेंगे। तो देखिए, जब हमने इस बारे में सोचना स्टार्ट किया था, तो हमने फौरन से मुंह उठा के कह दिया था कि यार बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स हाई होगी। लेकिन यार पॉइंट जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें तो हर पॉइंट में जो है वो लो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स मिल रही है। जब कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हाई है तो कस्टमर की तरफ से बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। वो कहेगी ठीक है, जो मैंने ले लिया, जो मैंने लॉयर हायर कर लिया, इसी से गुजारा करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी ये कि अगर लॉयर की फीस बहुत ज्यादा है तो क्या अवाम उसे हायर नहीं करेगी? तो अवाम इस तरह के लीगल केसेस के बारे में केस सेंसिटिव तो नहीं होगी। अवाम कहेगी यार केस किसी तरह जीतना है, बेशक 1000 रुपए, 2000, 10,000, 50,000 एक्स्ट्रा क्यों ना देना पड़े। तो प्राइस सेंसिटिविटी लो हुई, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर फॉत हो गई बिल्कुल ही। और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बायर्स। तो बायर्स कितना कोई जो है वो लॉयर्स के ऊपर पैसे देना अफोर्ड कर सकते हैं? हाई, यानी कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स लो। इसका मतलब ये फैक्टर्स के थ्रू हमने प्रूव किया कि अनफॉर्चुनेटली बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स लो है। अब जब हम सॉल्यूशन देख रहे होंगे आई कैप का, क्या पता उसने जो है वो किसी तरह धक्के से बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स को हाई कर दिया होगा। लेकिन कोई मसली बात नहीं, हमने 3 या 4 पॉइंट्स लिख के जस्टिफाई अच्छी तरह कर दिया कि भाई जो बार्गेनिंग पावर है वो कस्टमर्स की अनफॉर्चुनेटली लो है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्या रह गया पीछे? थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। लॉयर्स का सब्स्टिट्यूट कौन होगा? कोई ऐसी सर्विस जो लॉयर्स वाला काम करे, जो कि आपके कोर्ट में आके केस लड़ ले। कुछ लोगों ने कहा आर्बिट्रेशन, कुछ लोगों ने कहा नो।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉयर का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता, लॉयर लॉयर होता है। तो टू सम एक्सटेंट आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर मैं टैक्स की और कंपनी केसेस की बात करूं तो आपस की बात है, टैक्स का जो एपलेट ट्रिब्यूनल है, आपने वर्ड सुना होगा कैफ, अब जो टैक्स वाला जो भी कैफ है नई वाली स्कीम में, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके केस लड़ सकता है। मजे की बात, कहाँ? टैक्स का जो एपलेट ट्रिब्यूनल होता है, जो कि तकरीबन आई थिंक हाई कोर्ट के बराबर होता है, उसके केसेस प्रॉपर जज के सामने जाके जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़ सकता है। लेकिन ये बड़ा एक लिमिटेड सा सिनेरियो है। बाकी जो केसेस होते हैं वो तो जो है वो सचमुच का लॉयर जो एलएलबी वाला है वही जाके लड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली सब्स्टिट्यूट्स बहुत ना होने के बराबर है। मल्टीपल लोगों ने कहा आर्बिट्रेशन, अच्छा अब भी जो है वो आर्बिट्रेशन को अपोजिट कर रहे हैं कि एक दफा कोर्ट आपका केस कोर्ट में चला गया, फिर आपको कोई नहीं जो है वो आके रोक सकता, वो तो फिर आपको केस लड़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने शायद आगे से ये आर्ग्यू किया है कि आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट। अवाम ने कहा सर लॉयर का सब्स्टिट्यूट हम खुद हैं अकॉर्डिंग टू, हाँ, लेकिन उन्होंने जो है वो गहरी बात की। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कहता है कि हर बंदा अपना राइट जो है वो खुद डिफेंड कर सकता है। लेकिन ऐसे मौके पे ना बंदा फिर टेक्निकलिटी पे केस हार जाता है या कोई तौहीन अदालत के चक्कर में जो है वो अपना केस जो है वो कैंसिल करवा लेता होता है। लॉयर्स को जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जबानी याद होती है कि अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो जज साहब के सामने रखने हैं, ऑल दैट। इन थ्योरी बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट इन एक्चुअलिटी अपने आप को रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल काम है। शायद हम जरा इस तरह के लोग हैं जो कि फर्म में ना जब आप जाएंगे तो आपको बात बात पे ना मुख्तलिफ बुक से रब्ता करना पड़ेगा। फलानी चीज है यार, ऐसा करो कंपनीज एक्ट 2017 से देख के आओ कि ये वाला प्रोसेस कैसा होगा। फलानी चीज टैक्स की है, या जो है वो कंपनी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 से देख के आओ ये कौन सी प्रोसीजर कैसे करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सा करना है। आम आवाम की बस की बात नहीं है ये। तो ऐसे मौके पे हम लिखेंगे क्या? हम ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू लॉयरिंग सर्विसेज आर वेरी यूनिक एंड देयर आर नो क्लियर कट सब्स्टिट्यूट्स टू लॉयर्स, देयरफॉर वी कैन एक्सपेक्ट लो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। और साथ लिख दें कि जिस तरह आप लोगों ने कहा आर्बिट्रेशन, कह दें कि इफ द केस इज नॉट गेट स्टार्टेड इन द कोर्ट, यानी कि अभी प्रॉपर कोर्ट तक बात नहीं पहुंची, अभी भी टाइम है, तो देयर कैन बी सम आर्बिट्रेशन। आप अगली जो पार्टी है उससे कह सकते हो कि यार जो है वो भाइयों की तरह मिलके खुद ही बातचीत कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, केस में बात नहीं जाते। लेकिन आपने बी लॉ में ये भी फिर पढ़ा होगा कि ये आर्बिट्रेशन वाला ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होता है? सिविल कोर्ट्स में। अगर आपका और आपके नेबर का आपस में फड्डा हो गया, आप आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। आपका और आपके किसी फैमिली मेंबर का हो गया, आप आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई चोरी करते पकड़े गए हैं या कोई कत्ल का केस है, वहां आर्बिट्रेशन नहीं होती क्योंकि क्रिमिनल केस है। आपने पढ़ा होगा बी लॉ में क्रिमिनल केस वर्सेस सिविल केस। क्रिमिनल केस का प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो बंदा होता है जिसके साथ कोई काम गलत हुआ है, और आप जो है वो मुजरिम होते हैं। जबकि सिविल कोर्ट में दो इंडिपेंडेंट पार्टीज होती हैं, आप और आपका दोस्त या आपका आपका कजन जो है वो जो भी। खैर हम जो है वो टॉपिक से हटके जो है वो इधर उधर चल पड़े। लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में लिखना क्या है। तो पीछे रह क्या गया? कंपैरेटिव राइवलरी भी होगी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। लॉयर्स को कौन सप्लाई करता है? लॉयर्स के सप्लायर्स कौन लोग हैं? फर्म्स तो लॉयर्स का वो है ना, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। नहीं, वो लॉयर को क्या सप्लाई करती हैं? कागज सप्लाई करती हैं, पेन सप्लाई करती हैं, इंक सप्लाई करती हैं। कौन है लॉयर का सप्लायर? कौन सी चीज है जिसके बगैर लॉयर गुजारा नहीं कर सकता? क्लाइंट्स के, लेकिन क्लाइंट्स तो कस्टमर्स में आ गए। और क्या चीज है? लॉ कॉलेजेस। लॉयर लॉ कॉलेजेस से क्या लेता है? प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी। आप लोग सवाल समझ नहीं रहे। जिस तरह पिछले हमने सवाल किए थे, हमने कहा था कि एयरलाइन का सबसे बड़ा सप्लायर होगा, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, सबसे बड़ा सप्लायर होगा फ्यूल वाली कंपनी पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल।
तो लॉयर ने ऐसी कौन सी चीज जो है वो डेली बेसिस पे खरीदनी है, कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना है जिसपे वो गुजारा करेगा। तो द पॉइंट इज लॉयर एक सर्विस है, और ये ऐसी सर्विस है जिसके लिए हमें कोई ऐसा खास रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। लॉयर को जो है वो कोई स्पेशल किस्म का पेट्रोल नहीं चाहिए, लॉयर को कोई स्पेशल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। तो ऐसे मौके पे हम लिख सकते हैं ड्यू बिकॉज लॉयर इज सच सर्विस दैट इट रिक्वायर्स नो स्पेशल फ्यूल और नो स्पेशल जो है वो इक्विपमेंट एक्सेट्रा, देयरफॉर देयर आर नो जो है वो नोटेबल सप्लायर्स फॉर द लॉयर। तो जब नोटेबल सप्लायर्स हैं ही नहीं, हल्के फुल्के सप्लायर हैं, लॉयर को कागज चाहिए हो सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है वो इक्विपमेंट चाहिए हो सकता है, सो ऑन, तो हम कहते हैं कि बार्गेनिंग पावर, सब जब सप्लायर्स हैं ही कोई नहीं तो उनकी जो है वो बार्गेनिंग पावर भी लो हुई। अब ये हमारी ओपिनियन थी। अब मैं जो है वो आई कैप के सोल्यूशन का रट्टा लगा के कोई नहीं आया हुआ, आप भी शायद पहली मर्तबा देखने वाले हैं और मैं भी जो है वो गौर से पहली मर्तबा देखने वाला हूँ। अब देखते हैं कि हमने अपनी जो है वो 15 मिनट डिस्कशन की, आई कैप साहब इस बारे में क्या फरमाते हैं। ये आ गई लीगल सर्विसेज। उसने तो दो दो लाइनों में सिर्फ कहा हुआ है, थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंटर, उसने कहा दिस इज फेयरली लो। ऑपोजिट बात कर दिया कि आपने, हमने कहा था भाई देयर इज इट्स वेरी हाई। अब देखिए उसने जस्टिफाई किस तरह किया होगा, भाई हम तो अपनी जगह मुतमईन है, हमने अच्छा जस्टिफाई किया, एग्जामिनर अंकल नंबर देंगे। उसने क्या कहा, दिस इज लाइकली टू बी फेयरली लो, न्यू एंट्रेंट्स मस्ट बी क्वालिफाइड सोलिसिटर्स एंड इट कुड टाइम टू एस्टेब्लिश अ सफिशिएंटली लार्ज क्लाइंट बेस, फुल स्टॉप। लगता है ये जो है पॉइंट किसी अच्छे पढ़े लिखे मुल्क की वर्कबुक से जो है वो कॉपी किया गया है, क्योंकि वहां जो है वो क्वालिफाइड सॉलिसिटर बनने में जो है वो टाइम लगता होगा। यहाँ तो दोस्त तो कह नहीं कह सकते, कॉलेज में एक जो है वो बंदा पार्ट टाइम जॉब करता है, वो साथ एलएलबी भी कर रहा है, और वो कहता है कि बस मैंने आज तक बुक भी नहीं खोली, बस जो है वो बात बंदे से सलाम तो आई हुई है, उससे जो है वो पता नहीं 1250 रुपए देने पड़ते हैं, तो वो जो है वो उठा के सोल्यूशन ला देता है और मैं जो है वो पेपर अटेम्प्ट कराता हूँ। तो ये हमारा हाल है। तो यहाँ तो क्वालिफाइड सोलिसिटर बनना बहुत ही आसान काम है। तो हमने जस्टिफाई कर दिया कि थ्रेट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर जो है वो हाई है। आई कैप ने जस्टिफाई कर दिया कि भाई बहुत अच्छी वाली एजुकेशन लेनी होती है और जो है वो लार्ज क्लाइंट बेस बनाने में टाइम लगता है, इसलिए जो है वो पोटेंशियल एंट्रेंस लो होंगे। हम भी अपनी जगह सच्चे हैं, वो भी अपनी जगह सच्चा है। आई कैप को तुम गलत कह नहीं सकते ना। खास तौर पे मैनेजरियल पोर्शन में तो बिल्कुल भी नहीं, न्यूमेरिकल में तो फिर भी गलती हो सकती है। अच्छा चेक करें, सप्लायर्स के बारे में आई कैप ने वही बात की जो मेरे दिमाग में आ रही थी। Solicitors have no significant suppliers, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्पेशल लॉयर्स के लिए होती हो और रेगुलरली यूज होती हो। तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉन एग्जिस्टेंट। फिर कस्टमर बाइंग पावर, हमने लो कहा था, बुक ने भी लो कहा। क्या उसने जस्टिफाई किया, उसने कहा ज्यादातर लोगों के पास जो है वो ज्यादा सारे जो है वो क्लाइंट होते हैं, सारे क्लाइंट्स को लीगल सर्विसेज चाहिए होती हैं, इसलिए जो है वो उनके पास नखरे करने का जो है वो मौका नहीं होता। नेक्स्ट, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, चेक करें, यहां भी आई क्या वही कह रहा है जो हमारे दिमाग में आ रहा था कि यार देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर लीगल सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर सम डू इट योरसेल्फ वर्क। लिटरली जो भी भाई ने थोड़ी देर पहले 1973 वाली बात की थी, वही बात आई कि आपने भी कर दी कि अगर आपको खुद जो है वो केस लड़ने का शौक हो रहा है तो लड़के देख लें, अदर देन दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। और आखिरी बात, कंपैरेटिव राइवलरी, उसने कहा वीक है, हमने कहा था स्ट्रांग है। उसने किस तरह जस्टिफाई किया, फर्म जो है वो आपस में लड़ेगी नहीं। कितना मासूम है। वो कह रहे हैं कि लॉयर्स ना आपस में इसलिए नहीं लड़ेंगे, ये अपनी फीस इसलिए नहीं कम करेंगे ताकि कस्टमर्स आ जाएं। अब मैं आगे से हंस रहा हूँ तो उसका क्या मतलब हो सकता है, शायद मैंने ऐसा होते हुए देखा हो लॉयर्स के दरमियान, शायद मैं इसलिए हंस रहा हूँ या शायद कोई और रीजन हो। आप लोग समझदार हैं। आई कैप लॉयर्स को बहुत प्रोफेशनल लोग कंसिडर कर रहा है, इससे ज्यादा बदतमीजी मैं नहीं करूंगा लॉयर्स के अगेंस्ट, बस बहुत है। तो ये पूरा सवाल हमने जो डिस्कशन की वर्सेस आई कैप ने डिस्कशन की, कोई बात जो कि जिस पे आपने फर्दर डिस्कशन करनी हो, कोई बात जो ना समझ आई या जिससे आप जोर से डिसएग्री करना चाहें, आप कहें कैप ने तो फजूल बात की है, इंतहाई अदब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम ने कहा सर नाउ डेज एम्पल कस्टमर्स, हाँ जी, ऐसे कस्टमर्स जिनके ऊपर
केसेस हैं कि वो एट अ टाइम कसूर में भी किसी बिल्डिंग को आग लगा रहे थे और कराची में भी। पॉलिटिकल बात नहीं करनी, सॉरी, इग्नोर। और कोई बात? ओके जी, अगला सवाल, अगली एग्जांपल। सीडीज एंड डीवीडीज। अच्छा जी, सीडीज एंड डीवीडीज क्या हैं? मेरी जवानी में मूवीज और रेसलिंग जो है वो सीडीज की सूरत में जो है वो आया करती होती थी। मेरे जमाने में नेटफ्लिक्स जो है वो नहीं हुआ करता था और केबल भी जो है वो हर घर में नहीं हुआ करती थी, थोड़े थोड़े लोगों के पास हुआ करती थी। खैर एनीवे, जिसके पास केबल होती थी उसके पास डीवीडी प्लेयर भी होता था। बट द पॉइंट इज हम इस टाइम सिर्फ सीडी और डीवीडी की बात कर रहे हैं। बुक ने 2 लाइनों में क्या हमें इंट्रोडक्शन दिया? हाँ, अवाम ने कहा सर आई मीन क्राइम रेट इज वेरी हाई, सो एम्पल मींस इमर्सिव कस्टमर फॉर लॉयर्स। अब इमर्सिव आपने पता नहीं क्यों लिखा है, बट द पॉइंट इज उन्होंने अपनी तरफ से जस्टिफाई किया है, चूंकि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसलिए जो है वो लॉयर्स बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, आपने अपनी जगह बात सही की है, बस इंग्लिश थोड़ी सी आगे पीछे होगी, लगता है स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी। अच्छा, लिखा ये है कि द कंपनी दैट्स Amazon, द कंपनी दैट सप्लाइज बुक्स, CDs and DVDs through, अच्छा, books, CDs and DVDs through online ordering on its website. It has no direct competitor. ये 2 लाइनें पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल आई कैप ने किसी 20 साल पुरानी बुक से कॉपी किया या 10-15 साल पुरानी बुक से। आजकल Amazon दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जो टॉयलेट पेपर से लेके लैपटॉप्स तक, फोटोकॉपी मशीन तक सब कुछ बेचती है। और यहाँ जालिमों ने लिखा है कि Amazon सप्लाइज बुक, सीडीज एंड डीवीडीज। तो ये इंतहाई आउटडेटेड सवाल है, लेकिन क्या करें कि आपकी नई स्कीम की बुक में मौजूद है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इस पे अपना दिमाग नहीं लगाते, डायरेक्ट देखते हैं कि आई कैप ने इस बारे में क्या फरमाया। स्क्रीन की तरफ देखें, आई कैप के सारे पॉइंट्स पढ़ें और देखें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल ही जो है वो आउटडेटेड हो गया, जिससे आप शदीद तरीन डिसएग्री करेंगे। आप लोग पढ़े, मैं जरा चाय पीता हूं। हाँ जी, थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स, उसने कहा कि ये जो है वो बहुत लो है, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह ब्रांड अवेयरनेस बनाने में जो है वो बड़ा टाइम लगता है। बात तो तब भी सच थी और अब भी सच है। जब अमेज़न को कोई नहीं जानता था तब जो है वो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट जो है वो लो था। तो अब तो अमेज़न जो है वो दुनिया की सबसे बिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स कंपनीज में से एक है। और जेफ बेजोस इस टाइम जो है वो दुनिया का शायद सेकंड नंबर पे सबसे अमीर तरीन आदमी है। इलॉन मस्क से पहले वही हुआ करता था। उसके पास पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स हुआ करते थे, लेकिन बाहर के मुल्क में रूल है कि अगर आपकी तलाक हो गई तो आपको अपनी आधी प्रॉपर्टी, अपना आधा सब कुछ जो है वो अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जेफ बेजोस की पिछली वाइफ रातों रात कुछ किए बगैर जो है वो बिलियनर बन गई। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ डिवोर्स लॉज। और चूंकि उस बेचारी की जो है वो वेल्थ आधी होगी तो एलोन मस्क जो है वो सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया। खैर और भी फैक्टर्स हैं इलॉन के सबसे अमीर तरीन आदमी बनने में, बट फिलहाल तो हम अमेजोन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। अमेजोन जो है वो बुक और अदर प्रोडक्ट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट सप्लायर्स से जो है वो पकड़ता होता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ मोस्ट सप्लायर्स इज वीक, क्योंकि अमेजोन को सप्लायर चाहिए मोर देन अमेजोन नीड्स इंडिविजुअल सप्लायर्स। इंग्लिश में उसने बात तो मजे की है, आई मैं उसको उर्दू तर्जुमा करूं। सप्लायर को अमेजोन चाहिए कि अमेजोन को सप्लायर चाहिए? सप्लायर ने अपनी बुक या अपनी डीवीडी या सीडी बेचनी है। अगर वो अमेजोन को खुश नहीं करता, अमेजोन कहेगा ठीक है तुम भाड़ में जाओ, जो है वो 200 300 500 और सप्लायर्स भी हैं। समझ रहे हैं? इसी तरह कस्टमर्स बार्गेनिंग पावर। पुराने जमाने में पता नहीं क्या होता था, लेकिन आजकल जब आप अमेजोन की वेबसाइट पे ऐप ओपन करते हैं तो आपके पास एक फिक्स जो है वो लिस्ट आ जाती है, फलानी चीज इतने डॉलर की है, फलानी चीज इतने डॉलर की है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो कहीं और जाओ। तो द पॉइंट इज कस्टमर बार्गेनिंग पावर तो ना होने के बराबर हुई।
नेक्स्ट, थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स। अमेजोन का सब्सटीट्यूट क्या है पुराने जमाने? अब हमने कहा सर स्क्रीन चेक करें, पुराना पेज शो हो रहा है, चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं यार, बाकी लोग देखें, एंड तक लिखा आ रहा है इन कंक्लूजन द मेजर कंपटीशन। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक स्क्रीन सही है। मीनवाइल मैं बात कर रहा था थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स की, तो उस जमाने की अगर बात की जाए तो अमेजोन अगर बुक्स और सीडीज और डीवीडीज बेचता था तो उसका सब्स्टिट्यूट कौन है? वो शॉप्स, सचमुच की शॉप्स जहां बुक्स और सीडीज और डीवीडीज बिकती हैं। अमेजोन ऑनलाइन सिस्टम है, बुक्स जो है और बाकी शॉप जो है वो फिजिकल सिस्टम है। सर लीगल सिस्टम तक शो हो रहा है आई एम यूजिंग पीडीएफ है। नहीं यार, आपका फिर जो है वो स्क्रीन का, यार आप जूम करके देख सकते हैं, आप जो है वो आपकी स्क्रीन पे जो है वो उस टाइम दो जो है वो कैमरास आ रहे होंगे, एक पे स्लाइड्स हैं और एक पे मेरी शक्ल है। स्लाइड्स के बॉटम राइट एक आइकॉन होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ स्लाइड्स नजर आएंगी, उस स्लाइड्स पे भी आप उंगली से एक बार मैं दिखाता हूँ, इस तरह से आपके पास स्लाइड्स आ रही होंगी, आप इस तरह से इसे जूम भी कर सकते हैं जितना मर्जी चाहें। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। सर अब फुल क्लियर हो रहा है, जबरदस्त। और एंड पे कंपेटिटिव राइवलरी, Amazon हैज नो डायरेक्ट कंपेटिटर। उस जमाने में नहीं होता होगा था, आजकल है। ईबे है और जो है वो दो तीन वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन जो है वो करती हैं। और अगर लोकली देखा जाए तो हमारा जो दराज.com है और इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो Amazon का जो है वो लोकल कंपेटिटर है। लेकिन स्टिल हमारे दराज का सचमुच के Amazon से दूर दूर तक कोई कंपटीशन तो नहीं है, तो हम कहेंगे कंपटीशन है लेकिन थोड़ा सा लो है। ले जी, कोई डिस्कशन वाली बात? आज का टॉपिक भी थोड़ा था, आज की जो है वो क्लास का टाइम भी थोड़ा सा कम है, बट स्टिल एटलीस्ट 45 मिनट तो हम पूरा पढ़े ना। एक काम करते हैं, कल के होमवर्क में से, ओहो, तो एमए की बुक्स खुल गई, कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम और मैं आप लोगों के साथ स्पेंड करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग इजाजत है तो। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस, कल की मेन्यू में क्या था? क्वेश्चन 9 तक, क्वेश्चन 9 हमने करने की कोशिश की भी थी। अब क्वेश्चन 8 जो है वो वैसे तो होमवर्क था, अब इस होमवर्क को क्लास में दोबारा करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? खालिद मसरूर साहब एंटरप्रेन्योर हैं, उनको इंजीनियरिंग और बिजनेस में उनका अच्छा फोकस है और वो ईवी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मार्केट में घुसना चाह रहे हैं। याद करें इसके हमने दो कंपोनेंट्स तो कर भी लिए थे। टू असेस द पोटेंशियल ऑफ वेरियस सेगमेंट्स इन द ईवी इंडस्ट्री, खालिद साहब ने से जो है वो पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस करवाया, फॉलोइंग जो है वो टेबल बनाए हैं। रिक्वायरमेंट ए, बताया खालिद साहब के लिए सबसे वाइबल बिजनेस कौन सा वाला है? हाँ जी, टेबल देख के बताएं कौन सा सबसे जो है वो अच्छा सेगमेंट है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रिसाइकल, स्पेशल कमर्शियल ईवीज या अफोर्डेबल पर्सनल सीवीज, सॉरी अफोर्डेबल पर्सनल ईवीज। हाँ जी, चार्जिंग, बैटरी, स्पेशलाइज्ड कमर्शियल ईवी या अफोर्डेबल पर्सनल ईवी। आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को देख के सोचें क्या फीलिंग्स आ रही हैं, खालिद साहब को कौन सा वाला बिजनेस करना चाहिए। ऑल्सो प्रोवाइड रीजंस फॉर योर आंसर, एमी अंधाधुंधी बोल देना, साथ जस्टिफाई भी करना है कि ऐसा क्यों, कौन सी चीज आपको पसंद आ रही है, क्यों पसंद आ रही है।
ऐसे नहीं समझ आ रहा तो जरा बारी बारी देख लेते हैं। ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें फोर्स 1, 2 और 3 लो है और थ्रेट 4 और 5 हाई है। बैटरी रिसाइकिल में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई है, लेकिन बाकी सारा कुछ ही लो है। स्पेशल कमर्शियल ईवीज में फोर्स 3 के अलावा सब कुछ हाई है, और अफोर्डेबल पर्सनल ईवीज पे तो सब कुछ ही हाई है। इसका मतलब ये सबसे जो कम थ्रेट्स जिसमें है, आपको वो चूज करना चाहिए, तो उसका नाम है बैटरी रिसाइकलिंग। तो आप क्या लिखेंगे? आपस की बात है, यहाँ बुक ने ये लिखना बेहतर नहीं समझा कि ये आउट ऑफ 24 का सवाल का रिक्वायरमेंट ए कितने नंबर की थी? 3 नंबर की थी सिर्फ। आपने बस बताना था कि बैटरी रिसाइकलिंग इज द बेस्ट बिजनेस। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो सबसे लो थ्रेट्स हैं। आप देखें कि एक थ्रेट हाई है, लेकिन चलो कोई नहीं, वो हम बर्दाश्त कर लेंगे। पार्ट बी, list three factors that influence strength. However, each of these factors might have impacted the strength of the particular force. अब बैटरी रिसाइकलिंग पकड़े, और इस पे जो बाकी 3 फैक्टर जिस पे हमने परसों बात नहीं की थी, याद करें परसों हमने सवाल क्लास में भी किया था, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले थ्रेट ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बैटरी रिसाइकलिंग कोई ऐसा काम है कि आप जो है वो अपने घर में से जो है वो गड्ढा खोदेंगे तो नई बैटरी निकल आएगी? बिल्कुल भी नहीं। बैटरी रिसाइकलिंग के लिए आपको जो है वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होगा, आपको जो है वो बहुत सारे केमिकल्स वगैरह चाहिए होंगे। आपस की बात है, मुझे इतना पता नहीं, मैंने कभी की नहीं, बट स्टिल कॉमन सेंस कहती है कि कोई एक केमिकल से रिलेटेड काम होगा, कोई मैकेनिक से रिलेटेड काम होगा, उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप भी चाहिए हो। तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर हाई, 3 फैक्टर्स बताने जिसकी वजह से बार्गेनिंग पावर सप्लायर हाई हो। पहला फैक्टर, मार्केट में बहुत ज्यादा लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम नहीं कर रहे होंगे, तो जो है वो सप्लायर थोड़े से ही होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। तो जब सप्लायर थोड़े होते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर में खासा ज्यादा होती है। और क्वालिटी की बात होती है सप्लायर्स में, तो जो थोड़े से सप्लायर होंगे उनमें से कोई एक आधा तो अच्छी क्वालिटी का होगा ना, सारे तो बैड क्वालिटी नहीं हो सकते। तो हमें स्पेशलाइज किस्म का सप्लायर चाहिए होगा जो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, तो जाहिर सी बात है उसकी बार्गेनिंग पावर ठीक ठाक हाई होगी। और सब्स्टिट्यूट्स में एक बात ये भी होती थी कि उसकी चीज जो है वो कितने परसेंट जो है वो, कितने हद तक जो है वो आपकी प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बैटरी रिसाइकलिंग का अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल, शायद अगर इस तरह की रिसाइकलिंग है कि कस्टमर आपको पुरानी बैटरी दे और आपसे नई बैटरी ले ले, तो आपने नई बैटरी किसी सप्लायर से लेनी होगी। यानी कि ये तो एक तरह का ट्रेडिंग बिजनेस हुआ। आपने एक कंपनी से बैटरी उठा के अपने कस्टमर को दे दी और बदले में पुरानी बैटरी ले ली। इसका मतलब ये कि वेरी हाई लेवल ऑफ जो है वो प्रोडक्शन आगे ट्रांसफर हो रही है। आपने जो बैटरी पकड़ी वही आगे जाके दे दी। इसका मतलब ये कि बार्गेनिंग पावर सप्लाई जो है वो इसलिए भी हाई होगी, क्योंकि आप वही गुड विदाउट एनी चेंजेस वगैरह आगे कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने कहा कि बार्गेनिंग पावर सप्लायर हाई होनी चाहिए थी। बुक ने कहा है कि लो है, कोई मसले वाली बात नहीं, हमने तो बस जस्टिफाई करना है किसी तरह। तो आपने कहा डिस्टिंक्ट फीचर्स एंड डिफरेंशियल नेचर सर्विसेज। तो बैटरी रिसाइकलिंग में जो सप्लायर होगा, क्या वो डिस्टिंक्ट फीचर्स होंगे? क्या एक बैटरी वाला कहेगा कि हमारी बैटरी जो है वो 15 घंटे चलती है, दूसरा बैटरी वाला कहेगा नहीं हमारी बैटरी जो है वो 30 घंटे चलती है, तो इतना गैप नहीं होता। आमतौर पे करीब करीब के जो होते हैं। तो हमने कहा डिस्टिंक्ट फीचर्स नहीं है, सिमिलर सिमिलर जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। हमने धक्के से किसी तरह 3 पॉइंट्स लिख दिए सप्लायर्स के। अब बात करें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की। अब ये तो सवाल की दूसरी लाइन में लिखा था कि ईवी इंडस्ट्री इज रैपिडली ग्रोइंग और कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इस वाले मुल्क में जहां खालिद साहब रहते हैं ईवी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, तो जाहिर सी बात है कस्टमर्स भी फिर ग्रोइंग होंगे, ज्यादा सारे कस्टमर्स होंगे। तो जब ज्यादा सारे कस्टमर्स होते हैं तो क्या होता है? अब हमने कहा हाई बार्गेनिंग पावर।
अब देखें, बुक ने तो कहा था कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स लो होगी, लेकिन हम जो है वो लकीर के फकीर है, कोई बात नहीं, वो कहता रहे लो होगी, हम जो है वो जस्टिफाई करेंगे कि हाई है। और सोचें और क्या कस्टमर्स के पॉइंट्स हुआ करते थे, कस्टमर नॉलेजेबल है कि नहीं। तो जो कस्टमर ईवीज ड्राइव कर रहा है और ईवीज की बैटरी रिसाइकलिंग कर रहा है, तो कॉमन सेंस कहती है वो तकरीबन पढ़ा लिखा बंदा होगा, वो बिल्कुल ही जो है वो क्या कहते हैं बेवकूफ बंदा नहीं होगा। तो उसके पास जो है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी। इसका मतलब ये कि वो जो है वो अच्छा सप्लायर ढूंढ लेगा, इसका मतलब ये बार्गेनिंग पावर कस्टमर है। और कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, क्या कस्टमर ठीक ठाक खर्चा कर सकता है प्रोडक्ट पे कि नहीं। तो वही वाली बात कि कस्टमर जो है वो थोड़ा सा अमीर टाइप ही होगा, तभी वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो बैटरी लेके घूम रहा है। इसका मतलब है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर भी हाई हो गई। और इसी के साथ ही तकरीबन 4:15 हो गए हैं। आखिरी 2-4 मिनट में बता दें, कोई बात डिस्कस वाली है, कोई बात तंग कर रही है, परेशान कर रही है, नहीं तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ मंडे को। हाँ, ज्यादा है जरूरी बात, सैटरडे क्लास ऑफ हुआ करेगी। सैटरडे को थोड़ा सा आप और लोग पढ़ लिख जाएं तो इंशाल्लाह आपके सैटरडे को टेस्ट हुआ करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि पहला वीक है, मैं नहीं चाहता पहले ही वीक जो है वो आधा चैप्टर पढ़ के मैं आपसे टेस्ट लूं, तो कल आप लोग मेरी तरफ से आजाद हैं, रिलैक्स करें। सुन के अच्छा लगा या बुरा लगा? कसम से मैं यही चाहता हूं कि हम जूम पे शिफ्ट हो जाएं। मेरा भी जूम पे हाथ सेट हुआ है, जूम वाकई बहुत स्टेबल है। मेरी पूरी कोशिश है। अवाम ने कहा ये स्लाइड शेयर कर दें और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल तो हैं, 19 हैं, जिसमें से 9 हमने कर लिए, फिलहाल इन 9 तक ही रहे। आगे ठीक ठाक आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल होगा, उसकी टेंशन ना लें। स्लाइड्स का मैं पहले दिन कह दिया था, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा, मैं कर दूंगा। ये तो आईकैप की बुक है ना, सीधी सीधी। बाकी अगर आप कहते हैं कि नहीं, जो अली शाहिद ने अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वो आपको चाहिए, तो स्क्रीनशॉट जिंदाबाद। डे 3 और 4 का स्क्रीनशॉट यहां से आ जाएगा। 3, 2, 1। वेबिनार पे स्क्रीन भी क्लियर नहीं होती और जूम पे ज्यादा बेहतर। मैं आपकी यही बातें जो है वो, एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ चैट का। ये मैं आगे मैनेजमेंट के एक बंदे को फॉरवर्ड कर दूंगा, क्या सारे मिलके जो है वो वेबिनार को बुरा भला कह रहे हैं, तो जूम अगर आप मुझे दे दें किसी तरह। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। मीनवाइल अगर किसी को स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो डे 3 और 4 का ये रहा। 3, 2, 1 स्क्रीनशॉट। और फिर 3, 2, 1 स्क्रीनशॉट। और डे 1 का 3, 2, 1 स्क्रीनशॉट। हो गया ये सारा कुछ, तो मुझे अब अल्लाह हाफिज बोल रहे हैं। मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूंगा मंडे को। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, और आप लोग भी हैव अ नाइस वीकेंड। मिलते हैं मंडे को।